नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश के अंदर हो या देश के बाहर मोदी जी की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। पहले उनको पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया गया, तो उन्होंने सोचा इसकी जो कमी है इसकी भरपाई एआई समिट में कर लेंगे। वहां पे भी विपक्ष ने जाके ऐसा प्रदर्शन किया है कि मोदी जी गुस्साए हुए मेरठ में जहां मेट्रो का उद्घाटन करना था वहां पे कांग्रेस को नंगा बता रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये समस्या देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी मोदी जी को फेस करना पड़ रहा है। जितना ज्यादा वो विपक्ष से डरते हैं, जितना ज्यादा विपक्ष से दूर भागते हैं, उतना ही विपक्ष उनके पीछे पड़ा है, देश के अंदर भी देश के बाहर भी। अब 25 फरवरी को मोदी जी जा रहे हैं इजराइल। खबर वहां से ये आ रही है कि जब मोदी जी संसद में बोलेंगे इजराइल के, अपने देश के संसद में भले ना बोलें, पर उन्हें दूसरे देशों के संसद में बोलने में बड़ा मजा आता है। तो हो सकता है कि इजराइल की संसद में वहां का विपक्ष उस समय बायकॉट करेगा जब मोदी जी अपना स्पीच दे रहे होंगे। अब बतौर प्रधानमंत्री ये मोदी जी का इजराइल का दूसरा दौरा होगा। 2017 में जब पहली बार मोदी जी इजराइल गए थे, तो उस समय भले ही उसको मास्टर स्ट्रोक कहा गया हो, लेकिन एप्स्टीन फाइल में उस दौरे का जिक्र आने के बाद उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगर मोदी जी के दूसरे दौरे में वहां का विपक्ष बायकॉट करता है तो एक बड़ी फजीयत होने वाली है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ईरान और अमेरिका के बीच में जंग एकदम मुहाने पे खड़ी है, हो सकता है ईरान इजराइल पे भी सबसे पहले ही अटैक करे, तो ऐसे समय में मोदी जी इजराइल जा क्यों रहे हैं? पहले तो लगा था कि एक पीस टॉक में अपनी हिस्सेदारी करने जा रहे हैं, पर अब उसकी भी संभावनाएं खत्म है। नेतन्याहू ने कहा है कि एक नया ग्रुप वो फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए मोदी जी को वहां पे बुलाया गया है। दूसरा सवाल है कि ठीक है, उनको बुलाया गया है, मोदी जी जा रहे हैं, वहाँ का विपक्ष नेतन्याहू का विरोध करेगा, मोदी जी का विरोध क्यों हो रहा है, उनके स्पीच में वहाँ का विपक्ष बायकॉट क्यों करेगा? और तीसरा सवाल कि क्या ऐसे सिचुएशन में मोदी जी को इस विजिट को अवॉइड नहीं करना चाहिए था? क्या है पूरा मामला, आइए सब कुछ एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल सबसे पहले कि आखिर मोदी जी का विरोध क्यों हो रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध वहाँ का विपक्ष करेगा, जो हर जगह का विपक्ष करता है, लेकिन इसमें मोदी जी के स्पीच को बायकॉट क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, रीजन उसका ये है कि इजराइल में इस समय जो वहाँ पे सत्ता में है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ की न्यायपालिका के बीच में एक इनडायरेक्ट फाइट चल रही है। और इस समय इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ये जाक अमित, उनको नेतन्याहू की सरकार बिल्कुल नहीं पसंद करती है। और यही रीजन है कि पिछले साल से ही नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। अब प्रोटोकॉल इजराइल का ये कहता है कि जब भी कोई विदेशी मेहमान संसद को वहाँ की संबोधित करेगा, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस का होना अनिवार्य है। लेकिन नेतन्याहू की कोलिशन गवर्नमेंट ने अमित को, यानी कि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, न्योता ही नहीं दिया है। और ये काफ़ी हद तक आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे किसी विदेशी मेहमान के हमारे यहाँ पे आने पे मोदी जी नेता विपक्ष को न्योता नहीं देते हैं, जबकि ये प्रक्रिया रही है कि उनको न्योता दिया जाता है। सेम हालत बेंजामिन नेतन्याहू अपने यहाँ पे कर रहे हैं, पर वहाँ का विपक्ष, वहाँ की मीडिया इसको शांति से लेने वाला नहीं है। विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने साफ साफ कहा है कि अगर आपने चीफ जस्टिस को सम्मान नहीं दिया, उनको इनविटेशन नहीं दिया, तो हम भी सदन को बायकॉट करेंगे। यानी कि मोदी जी बोलेंगे और बेंजामिन नेतन्याहू सुनेंगे, विपक्ष गायब रहेगा। हालांकि मोदी जी को इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, नेतन्याहू को हो सकती है, क्योंकि मोदी जी को अपने यहाँ की भी संसद में विपक्ष जब बायकॉट करके चला जाता है तब भी अकेले ही 2-2 3-3 घंटे बोल डालते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे जो एक ग्लोबल इमेज जाएगी, एक जो मैसेजिंग जाएगा, उससे इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों की हालत खराब है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इससे जो मोदी जी का डंका बजता है दुनिया भर में, उसकी बड़ी फजीयत होने वाली है। और क्योंकि फजीयतों का जो सिलसिला है वो देश से लेकर विदेश तक जारी है, यहाँ पे चाहे एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया, या जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विरोध हुआ और मोदी जी मेरठ की जो सरकारी कार्यक्रम है वहाँ पे कांग्रेस को कोस रहे हैं, बाकी विपक्ष को अच्छा बता रहे हैं, पार्लियामेंट में जा नहीं रहे हैं, तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स में हो रहा है, इन सब से छुटकारा पाके जो चिल करने मोदी जी विदेश जाते हैं, अगर वहाँ पे भी यही माहौल मिलेगा, तो फिर देश का प्रधानमंत्री 24 में से 18-18 घंटे काम कैसे करेगा? एक तरफ ट्रंप जब से आ रहा है, जिस तरीके से जा रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट को डिक्टेट कर रहा है, वहीं दिल्ली में विपक्ष सड़कों पे खड़ा है, जेरूसलम के विपक्ष संसद के गेट से बाहर जा रहे हैं, तो दोनों ही जगह पे मोदी जी को लोकतंत्र, विरोध की आवाज और सरकार को चलाने की जो कार्यशैली है, उसमें काफी ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। अब सवाल ये है कि मोदी जी को बुलाया क्यों गया है? बुलाया सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार हमें नेतन्याहू से ही पता चला कि मोदी जी इजराइल जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बीते कुछ दिनों से जो हमारे देश के डिसीजन है वो बाहर से ही लिए जा रहे हैं, या तो अमेरिका से या तो इजराइल से। तो वहां पे बुलाने का रीजन ये है कि नेतन्याहू एक नया अलायंस बनाना चाहते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया है हेक्सागन ऑफ अलायंस, जिसमें भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अरब देशों को मिलाकर एक मजबूत डिप्लोमेटिक गुट बनाने की कोशिश है, जो ईरान को डायरेक्ट चुनौती दे। हालांकि इस तरीके के गुट में भारत का क्या काम है, क्योंकि हिस्टोरिकली ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, चाहे शाहबार पोर्ट की बात हो, चाहे वहां से सस्ता तेल मिलने की बात हो, या हिस्टोरिकली भी कश्मीर के मुद्दे तक में ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है। तो ऐसे में हम क्यों एक तरफ इजराइल की ओर एक तरफा झुकते जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और नेतन्याहू की बात करें तो उनका ये गुट बनाना, इस तरीके से मोदी जी को बुलाना एक उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि अपने देश में वो भ्रष्टाचार के केस में बुरे तरीके से फंसे हुए हैं,
और देश में उनके खिलाफ भारी प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें भी एक इमेज शोकेस करना है। वो दिखाना चाह रहे हैं कि भारत जैसा मजबूत देश, जहाँ की 1.4 बिलियन की आबादी है, उनका नेता हमारे साथ खड़ा है। तो इस दौरे से नेतन्याहू को तो फायदा हो रहा है, बट इंडिया को क्या फायदा है, ये अभी किसी के भी समझ से बाहर है। और खास तौर पे अगर हम टाइमिंग की बात करें तो वो तो और भी बुरी है, क्योंकि भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले सभी भारतीयों को फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से देश छोड़ने के लिए कहा है, ईरान से निकलने के लिए कहा है, क्योंकि वहां पे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यानी एक तरफ हम ईरान से अपने लोगों को निकलने के लिए कह रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद इजराइल में जा रहे हैं और एक वार अलायंस जैसी दिखने वाली चीज में डील करने की संभावना नजर आ रही है। तो ये डिप्लोमेसी भारत के लिए एक लॉन्ग रन में बहुत नुकसानदायक हो सकती है, जो बेसिकली हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, जो आज़ादी के बाद से ही हमारा नॉन अलाइनमेंट वाला स्टैंड रहा है, उससे हम बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं। तो बेसिकली इस दौरे से एक फोटो ऑप के अलावा इजराइल को, और इजराइल को भी नहीं कहेंगे, नेतन्याहू को फायदा होगा। भारत को क्या फायदा होगा, ये अभी तक कुछ इसके बारे में क्लैरिटी है नहीं। और इजराइल के विपक्ष ने तो साफ तौर पे कहा है कि हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। नेतन्याहू दरअसल मोदी को अपना एक पॉलिटिकल शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यार लैपिड ने साफ तौर पे कहा है कि हम भारत का अपमान नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि पूरी संसद मोदी जी के लिए वहां पे मौजूद रहे, लेकिन हम अपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान होते नहीं देख सकते। हालांकि मोदी जी को, चाहे अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, जिन देशों से दोस्ती के अपने वो गाथाएं लिखना चाह रहे हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए कि वहाँ पे डेमोक्रेसी को कितना मजबूत रखा गया है, विपक्ष को कितनी आज़ादी है। अब वहाँ पे अगर विपक्ष मोदी जी के आने पे, किसी विदेशी मेहमान के आने पे संसद को बायकॉट कर रहा है, तो वहाँ के विपक्ष को नेतन्याहू देशद्रोही आज भी नहीं कह पा रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं आ रही, इतनी तानाशाहियत अभी भी इजराइल या अमेरिका में नहीं आई है। वहाँ के इंस्टीट्यूशन अभी भी मजबूत हैं। अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बात कहीं ना कहीं बता रही है कि वहाँ का इंस्टीट्यूशन आज भी इंडिपेंडेंट है, सरकार का मोहताज नहीं है। तो मिला जुला के बात यह है कि भारत और इजराइल में, दोनों देशों में इस समय काफ़ी समानताएं हैं। दोनों देशों में जो संस्थाएं हैं वो अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ रही हैं। खैर दोनों देशों में लड़ रही हैं ये कहना थोड़ा जाती होगा, क्योंकि एक देश में हम देख रहे हैं संस्थाएं सरेंडर कर चुकी हैं। किस देश में की हैं ये आपको पता है। हाँ बस ये है कि विपक्ष अब तेजी से खड़ा हो रहा है, जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। इससे कुछ लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिना विपक्ष के, बिना किसी विरोध के आवाज़ के, बिना किसी सवाल के सरकार चलाने की, सत्ता में रहने की इतनी बुरी आदत लग चुकी है कि हल्का सा विरोध, शर्ट उतारना भी उनको नागवार गुजर रहा है। तो आप इजराइल जाइए, अमेरिका जाइए, खैर अमेरिका तो जा नहीं सकते, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, जिस तरीके की पीछे से आपके एप्स्टीन फाइलें खुल रही हैं, जो भी आपने 10 सालों में, 11 सालों में किया है, अच्छा है या बुरा है, उसके फल अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, तो आप उनसे भाग नहीं सकते। खैर अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री को इजराइल में जाना चाहिए, जब इजराइल और ईरान युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं? और क्या जो हेक्सागन अप अलायंस की बात कर रहा है इजराइल, क्या भारत इसमें शामिल हो सकता है, और ये कैसा डिसीजन होगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।